नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। 2024 के चुनावी माहौल में आपका स्वागत है। दूसरे चरण का मतदान यानी कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को मतदान संपन्न हो गया और चुनाव आयोग के अनुसार केरल की सभी 20 सीटों, कर्नाटक की 14 और महाराष्ट्र यूपी की 8-8 सीटों पर मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई और जबकि दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले गए और अब तक 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इनमें से तमिलनाडु और केरल की सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान हुआ, तो उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण में दक्षिण भारत को छोड़ दे तो हिंद हार्टलैंड में वोटिंग का प्रतिशत दूसरी बार भी गिरा और यूपी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। पहले फेज में भी बेहद कम मतदान हुआ था और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर 2 चरण के चुनाव के बाद कौन सी पार्टी बहुमत के करीब पहुंच रही है। 190 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो विपक्ष चुनाव में जीत के लिए आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं और ऐसे में किस दल का दबदबा बढ़ा है, मतदाताओं ने किसके लिए जीत की पटकथा लिखी है, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। तो 2 चरण यानी कि दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सवाल और चिंता इस बात को लेकर उठ रही है कि आखिर क्या वजह है कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो फिलहाल कम होता हुआ नजर आ रहा है। 7 चरणों में होने वाला लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण जो है वो संपन्न हो चुका है और इसको लेकर लगातार, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि जीत हमारी होगी, लेकिन असल मायने में ये 4 जून को पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर ये जन समर्थन, जनाधार किस पार्टी को मिला, किस आधार पर मिला। क्योंकि इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं, क्या उन चुनावी मुद्दों के आधार पर जनता बूथ स्थल तक पहुंची, क्योंकि मतदाताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है और ये अब राजनीतिक दलों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है और चिंता कहा जाए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जीत के दावे और ऐसे में मतदाताओं का घर से बाहर ना निकलना। तो आपको बता दें, दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और मध्य प्रदेश की बेहद अहम सीटें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद में मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में राजस्थान की कई महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव हुआ और अब जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर अभी भी देखा जाए कि 5 चरण बाकी है, तो क्या वो वोटिंग प्रतिशत कवर हो पाएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, श्वेता दुबे, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ ओपी मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत श्वेता जी से कर लेते हैं। श्वेता जी, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का कल संपन्न हुआ और लेकिन इस बीच जो सबसे अहम सवाल निकलकर सामने आ रहा है, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये बात की बात, लेकिन मतदाताओं का घर से बाहर ना निकलना, मतदाताओं की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर क्यों ये घर से नहीं निकलना चाहते। ऐसा नहीं है। रफत फातिमा जी भी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए रफत जी। जी श्वेता जी, ऐसा नहीं है कि मतदाता घर से निकल नहीं रहा है। पहले चरण का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा, फिर हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता को, आम जनता को, भारत की जनता को बताया कि देखिए आपका वोट देना कितना जरूरी है। अगर दूसरी पार्टियां आती हैं सत्ता में तो उससे उनका क्या क्या नुकसान हो सकता है। वो हम तब बहुसंख्यक समाज का
दलित वर्ग का, महिलाओं का, युवाओं का जो होना चाहिए प्रतिशत, वो उसको लेकर एक खास जात विशेष तुष्टीकरण करने के लिए उनको दे देंगे। तो ये बात जब हमारी आम जनता तक पहुंची तो भारी संख्या में मतदान हुआ है। आप भीषण गर्मी का मौसम देखते हुए भी 65.5% मतदान हुआ है, और त्रिपुरा वगैरह में तो 70.5 77। पिछली बार के आंकड़ों का अगर जिक्र किया जाए पिछले चुनाव का, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम मतदान हुआ है श्वेता जी, जो कि चिंता का विषय है। जी देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर, और ये साइलेंट वोटर इसलिए है क्योंकि उसको कुछ नहीं करना है, उसको पता है कि हमारे देश की बागडोर बहुत सही हाथों में है और इसी में हमको बनाए रखनी है। तो उसमें वो क्या शोर मचाएगा, वो क्या कहेगा, वो हमारी नीतियों से, हमारे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से पूरी तरह से सहमत है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। और आप गर्मी रफत फातिमा जी से जान लेते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी आते हैं, आपका दोबारा से रुख करेंगे। रफत फातिमा जी, साइलेंट वोटर, जैसा कि आप श्वेता जी को सुन पा रही थी कि उसको पता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, जो नीति है, जो जिम्मेदारी है, एक सही पार्टी के हाथ में है। क्या ये वजह है, फिर वजह या कुछ और मानी जाए कि अब मतदाताओं को भरोसा नहीं रहा राजनेताओं की उस नीति पर? तो सोनी जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार वादों पे वादे होते हैं। अभी आप 400 पार वालों ने ऑलरेडी इतना नुकसान कर दिया है कि अब वो 400 पार वाला नारा नहीं रह गया, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आज जनता को सिर्फ और सिर्फ छलावा मिला है। अभी आप इनके जितने नारे देख लिए, शाइनिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें कौन सा ऐसा कोई योजना बता दी जो पूरी धरातल पे पूरी तरीके से जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो। हर योजना इनकी ध्वस्त हो चुकी है और जनता समझ चुकी है। आपने देखा होगा कल का जो ट्रेंड था, हम भी देख रहे थे, आप लोग भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपने देखा होगा जनता में क्या आक्रोश था, वो मुद्दों के प्रति सजग हो चुका है। उसको समझ में आ रहा है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है पूरी तरीके से। आप लगातार, हम भी न्यूज देख रहे हैं और हमारी महिला बहन यहाँ पे बैठी हैं, श्वेता जी, उन्हीं ने भी देखा होगा किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन महिलाओं के प्रति सम्मान तो दूर की बात, आप मणिपुर चले जाइए, मणिपुर पे आप बात नहीं करते हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो महिलाएं इतनी जो है आधी आबादी, कोई आप उसको सिर्फ वोट बैंक ना समझिए, वोट बैंक जब समझिए जब आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। आपने तो सिर्फ वोट बैंक बना के उनको छला है। आज महंगाई चरम सीमा पे है। एक महिला होने के नाते हम कह रहे हैं कि हमारे किचन का बजट जो एक सही से हम लोग बना पाते थे, वो बनाने में प्रॉब्लम होती है। हर चीज महंगी है। एक आम सब्जी, छोटी सी चीज आप लेने चले जाइए, आम चीज वो महंगी है। तो लोगों को प्रॉब्लम है, आप नहीं कह रहे, वो बात दूसरी है। जाहिर सी बात है, सबकी पार्टियों की और प्रवक्ताओं की अपनी मजबूरियां होती है, पार्टी लाइन से हटते नहीं है। लेकिन यहाँ पे मजबूरी की बात नहीं, यहाँ पे एक आम आदमी भी बनना चाहिए, कि इंसानियत पसंद इंसान भी होना चाहिए। तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा ना अगर राजनेता आम इंसान बनकर आम इंसान के लिए सोचने लग जाएंगे, तब तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हर मुद्दे पर राजनीति और राजनेता उन आम इंसान की जरूरतों को समझते हुए क्या कुछ करते हैं, ये सभी जानते हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। ओपी मिश्रा जी, देखा जाए पिछले चुनाव का आपने वोटिंग प्रतिशत देखा होगा, 88 सीटों पर कुल 70.09% फीसदी वोट पड़े थे, जो कि इस बार अगर टोटल देखा जाए तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा 84.14% मतदान मणिपुर की बाहरी सीट पर हुआ था और सबसे कम 53.70% मतदान कर्नाटक की बैंगलोर दक्षिण सीट पर दर्ज किया गया था। यह पिछली बार का आंकड़ा है और इस बार की स्थिति आपके सामने है। 2 चरण का मतदान अब तक संपन्न हो चुका है। क्या लगता है? मतदाताओं में किसी भी को लेके कोई बहुत ज्यादा क्रेज नहीं। दूसरा क्या है कि इस बार के चुनाव में सिर्फ मोदी जी का फेस काम नहीं कर रहा है, जो कैंडिडेट है उसको भी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और मोदी जी ने जो 10 साल में किया है, क्या अच्छा क्या बुरा, उसका भी अवलोकन किया जा रहा है। उसके आधार पर वोट हो रहा है। जो भी वोटिंग हो रही है या तो मोदी के पक्ष में हो रही है या मोदी के विरोध में हो रही है। सिर्फ 2 तरह से वोट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो दूसरा क्या है, जो भाजपा का परंपरागत वोट था, जो उनके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था,
उसके अंदर कुछ मायूसी आई है। किन कारणों से आई है इसका तो अपना हिसाब वो लोग करेंगे, लेकिन जिस जिस तरह से, जिस स्पीड से वो लोग निकलते थे, पोलिंग बूथ तक ले जाते थे मतदाताओं को, वो इस बार देखने को नहीं मिला। देखने से अगर कुछ मिला है तो वो झगड़ते हुए मिले हैं पोलिंग स्टेशनों पर। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण रहे हैं जिससे लोगों के अंदर वो उत्साह नहीं जो वोट को लेके हुआ करता था कि वोटिंग हो रही, उत्साह नहीं है। बिल्कुल इस बार हर एक समीकरण को साधने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा इस चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार प्रसारक के तौर पर वो चुनावी मंचों से मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशिश की गई है, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जाए। हालांकि इनका विपक्ष का तो थोड़ा सा लेट लतीफी से शुरू हुआ, लेकिन बावजूद इसके वो फैक्टर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे इस बार कहा जा रहा है मोदी लहर का कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि मुद्दों के आधार पर बात करनी चाहिए, मुद्दों के आधार पर वोट देना चाहिए। लेकिन इस बार ऐसी क्योंकि कई बूथों से कई ऐसे बूथ थे जहां पर, क्योंकि विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, और कई बूथों से ऐसी खबर सामने आई, ऐसी तस्वीरें सामने आई, प्रतिक्रियाएं सामने आई, जहां पर महंगाई के मुद्दे के आधार पर बुर्का पहने हुई महिलाएं बूथों तक पहुंची हैं। जी जी। तो इस बार तो किसकी जीत किसकी हार? जैसा कि मैंने कहा ना कि वो फेस है मोदी का फेस कि वन मैन शो, सब कुछ हम ही हैं, वो नहीं। आम मतदाता के अंदर जो उनके परंपरागत हैं या डीओटी हैं, जो भी आप उनको कहें, उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आम आदमी बहुत गंभीरता से देख रहा है। यहां तक कि हमारे कुछ लोगों ने जो सर्वे किया है, जो इनका लाभार्थी वर्ग है वो भी बट रहा है, उसके अंदर भी जातिवाद आ रहा है। अभी तक वो इन ब्लॉक था, अब इस बार के चुनाव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं, तो इन ब्लॉक वोट नहीं कर रहा है, वो भी बट रहा है। उसको भी लग रहा है। हमारी कल के जो चुनाव में कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस ने जो अपना न्याय पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने जो 5 किलो हमको मिल रहा है उसको बंद नहीं किया है, और उल्टे वो 8,500 रुपया महीना देने भी कह रहे हैं। तो इसलिए भाई हम उधर फायदा है उधर चले जाएंगे हम। ये हालत चल रही है, जिधर फायदा है उधर वो जा रहे हैं। अरे ऐसे तो समाजवादी पार्टी का भी जो घोषणा पत्र सामने आया, आटा देने का जिक्र कर दिया, आटा और डाटा। तो फिर इसमें देखा जाए, फिर जब किसी को राशन मिल रहा है, अगर वो खड़ा अनाज मिल रहा है, फिर वो पिसा हुआ मिलेगा, तो ये तो सहूलियत है आम जनता के हिसाब से। तो क्या जनता इस आधार पर वोट करेगी? जनता चलिए, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। श्वेता जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, इस बार जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई और साथ ही भावनात्मक धार्मिक कार्ड भी खेले गए। तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया गया है। ये आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति खूब हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन 2 चरणों के मतदान से क्या कुछ तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है? इन मुद्दों का कोई असर नहीं हो रहा है। आते हैं ओपी मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे। श्वेता जी का रुख कर लेते हैं। जी श्वेता जी। मोदी की गारंटी है इस बार, जैसे कि हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि कोई लहर नहीं दिखाई पड़ रही है। लहर नहीं है, इस बार सुनामी आएगी अचानक ही। और रही बात, क्या देखिए, जब जोश होता है, मतलब जोश तो अंदर अंदर है, अंडर करंट है। जब पता है कि चेंज नहीं होना है, जो हमारी सरकार चल रही है उससे हम संतुष्ट हैं, उससे वो हमारी हर अपेक्षाओं पर खरी उतर देगी। जैसा कि अभी हमारी बहन रफत जी कह रही थी, महिलाएं कहाँ सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस को केवल मणिपुर दिखाई पड़ता है, देश में और भी बाकी राज्य हैं वो इनको नहीं दिखाई पड़ते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। श्वेता जी, मणिपुर का नाम आते ही जहन में बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं और मुझे लगता है हर एक शख्स के जहन में आती होंगी। उसे कोई नहीं भूल सकता, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। वो एक अलग वो है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस पर व्यापक चिंतन कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे चलकर इस समस्या का बहुत अच्छा निराकरण होगा। और उसको चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता है।
और रही बात युवाओं, महिलाओं और किसानों, सबके लिए हमारी सरकार ने किया है। इसलिए ये जो भी वोटिंग हो रही है ये मोदी जी के फेस पे, मोदी जी की गारंटी पे हो रही है। हम कहते भी हैं कि हम सपने बुनते नहीं है, हम सपने हैं। सपने बुनते नहीं हैं, सपने साकार करते हैं। ठीक है, रफत फातिमा जी, रफत फातिमा जी। सोनी जी, इसको हम क्यों नहीं राजनीति से जोड़ना चाहिए? क्या हम जो है जो वादे करते हैं, क्या हम सपनों से खेलते हैं दूसरों के? आप दूसरों के सपनों पे महल बनाते हो, अभी बताते हैं कि हम राजनीति से नहीं जोड़ते। आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है और जागरूक है। आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हो। आप बात कर रही है कि महिला वो देश की महिला नहीं है, उसी देश की महिला है, कहीं अलग से नहीं आई। जनता को सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं जनता इससे आहत है। आपने बड़ी बड़ी बातें करी थी, चुनावी वादे करे थे, लेकिन आज जनता को आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। और ये जनता के आत्मसम्मान की बात है। जब बात होती है संविधान बदलने की, तो हर नेता इस टाइम काहे पे वोट मांग रहा है? इनका मंच पे से क्या कहा जा रहा है? संविधान बदल दिया जाएगा। अरे संविधान हमारा जो आवाज है, हमारी अधिकार है, हमारा आरक्षण है। हम क्यों नहीं संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों मंच पे आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आपके पास कोई काम नहीं है। आपने काम पे वोट मांग ही नहीं पा रहे। अगर काम करा होता तो काम पे वोट मांगा जाता है। आप अनाप शराब नहीं बक रहे होते। तो मंचों से सिर्फ जनता को रिझाने के लिए आप ऊटपटांग बातें कर रहे हैं। कभी मंगलसूत्र ले आते, कभी मंदिर मस्जिद ले आते, कभी आप इस तरीके के जो है बातें करते, संविधान बदल देंगे, 400 पार आई। तो ये कौन सी राजनीति है? जाहिर है जनता समझ चुकी है। देखिए, कार्ड की हानि बार बार नहीं छोड़ती है। आप जनता को कितने दिन भटकाएंगे कि जो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? जब जनता को कुछ हासिल नहीं हो रहा है, रोजगार युवा मांगता है, आप युवाओं को क्या दे रहे हैं? लाठियां। जब युवा अपनी बात लेकर सड़कों पे आता है तो आप लाठियां भाजते। आप क्यों नहीं उनकी बात सुनते? तो कहीं ना कहीं किसी से आहत होकर किसी को वोट दिया जाता है, किसी को सत्ता में लाया जाता है। इसको हम डिनाई नहीं करते कि हमसे परेशान है तो आपके पास आएगा, आपसे परेशान है तो कहाँ जाएगा? जनता तो अपने हकों की, अधिकारों की बात करेगी। तो आपने जनता को सिर्फ ठगा है पूरी तरीके से, तो जनता समझ चुकी है। तो आप ये जो बदलाव होगा, श्वेता जी, इस बार अभी दूसरे चरण की 8 जो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, जैसे मेरठ सीट बेहद अहम, हालांकि हर एक सीट और हर एक सीट का वोटिंग प्रतिशत बेहद मायने रखता है। तो ऐसे में जो कुछ जगहों से वोटिंग प्रतिशत कम आया या कुछ प्रत्याशी ऐसे उतारे गए, कुछ प्रत्याशियों का विरोध भी किया गया, तो ऐसे में क्या कुछ जीत के आसार नजर आ रहे हैं? सोनी जी, किससे आपका? श्वेता जी, आपसे। हाँ जी, हमारे लिए ओके। देखिए, कांग्रेस की जो नकारात्मक राजनीति है उससे अब आप बाहर निकल आएंगे। हमारे यहाँ कभी मंच से नहीं कहा गया कि हम संविधान बदलेंगे। इस समय जो आप ये गलतफहमी, झूठ जनता के बीच में फैला रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, अरुण गोविल जी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए ना पूरा। कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति, तभी उनको जो खदेड़ा गया अपनी लोकसभा सीट से विगत। और आपके ही जवाब में ये था कि आपसे परेशान होके हमारे पास आए हैं। अब परेशान नहीं होगी जनता, अब हमारे पास ही रहेगी। जनता परेशान हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। यूपी में कहाँ है? आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? पहले आप ये तो बताइए। अगर हमने 400 पार का नारा दिया है तो आपका क्या विजन है? आप कितना पार जाना चाहते हैं? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? आप भाजपा को छोड़ दीजिए, आप अपना विजन तो बताइए जिसपे जनता वोटिंग। हमारा विजन साफ है, हमारा विजन साफ है। हमने अपनी विजन न्याय पत्र में ऐसे नहीं बनाए। न्याय पत्र संविधान बदल सकता। श्वेता जी, न्याय पत्र ऐसे नहीं बना है। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करके हर वर्ग से बात करके बनाया है। नकारात्मक राजनीति करती रही है, तो मेरा एक सुझाव है आपसे कि आप नकारात्मक राजनीति ना करें। आप जो सच्चाई है वो जनता के सामने। चलिए, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, ओपी मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। ओपी मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे। मेरठ सीट का भी रफत जी ने भी जिक्र किया, क्योंकि मेरठ में रामायण सीरियल के जो राम हैं, अरुण गोविल, उनके आने से पूरे देश की जो नजरें हैं वो इस सीट पर रहीं। कल दूसरे चरण के मतदान में संपन्न भी हुआ। और हालांकि वोटिंग प्रतिशत का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, तो वो जरूर सवाल उठा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके पास वापस लौटेंगे, इस सवाल का जवाब लेंगे। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज से अहम खबर,
पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर की गई। सजा को रद्द करने की मांग। हाई कोर्ट का यह फैसला निकलकर सामने आया है। 7 साल की जो सजा है वो बरकरार रखी गई। तो एमपीएमएलए कोर्ट का यह फैसला तो 7 साल की सजा सुनाई गई थी और कोर्ट ने फिलहाल खारिज किया है। धनंजय सिंह की अपील पर हाई कोर्ट का यह फैसला सामने आया है। तो अपहरण कांड में धनंजय सिंह को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हाई कोर्ट का यह फैसला, जमानत दी गई है, जमानत मंजूर की गई। सजा को रद्द करने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर। हाई कोर्ट का यह अहम फैसला सामने आ रहा है। वापस लौटते हैं। 2024 के चुनावी माहौल पर चर्चा कर रहे हैं और उससे पहले आपको बता दें जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबको भारतीय जनता पार्टी में आने का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सिरसा जी ने अभी अपने पूरे जोशीले अंदाज में आपको बताया कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने सिख भाइयों के साथ मिलकर, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, देश की एकजुटता और राष्ट्र के प्रहरी के रूप में आपने देश की सेवा की है, उन सब लोगों को पार्टी में शामिल करने के साथ साथ मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से पार्टी पूरी ताकत से आप सब लोगों को अपने साथ जोड़कर उस राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आपके समर्पण को ध्यान में भी रखती है और उस समर्पण के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करती है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे सिख भाइयों ने किस तरीके से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, देश के लिए बलिदान हुए, कौम की खातिर सबको आगे बढ़ाने की दृष्टि से देश को जितने भी आक्रमण हुए उस सारे आक्रमणों पर उनको मुंह तोड़ जवाब देना और विजय हासिल करने में सिख भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े तरीके से उन्होंने इस काम को आगे किया है। ऐसे सिख कौम के हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, यह हमारे लिए गौरव की बात भी है, खुशी की बात भी है। और मैं ये मानता हूं कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसके माध्यम से हम देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। आपके शामिल होने से हम इस काम को और तीव्र गति से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि सिख कौम के बारे में सब लोगों ने राजनीति करने की दृष्टि से तो बड़े बड़े वायदे भी किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही और सिख भाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीके के प्रलोभन भी देने का प्रयास हुआ। लेकिन सिख कौम के लिए
अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए बोल रहा हूं। इसको धरती पर किसी ने उतारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा, और उनको बहुत लगाव है। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लंबे समय तक वो पंजाब के प्रभारी रहे। उन्होंने पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो गए नहीं और जहां उन्होंने घूमे नहीं या उसकी जानकारी हासिल नहीं की। इसलिए उनको विशेष लगाव रहा है, और इसी लगाव के दृष्टि से आप देखेंगे बहुत लंबे समय से हम कहते थे कि FCRA का रजिस्ट्रेशन हो। हमारे हरमंदिर साहब को सारी दुनिया से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और वहाँ पर जोड़ना चाहते थे, लेकिन वह FCRA का रजिस्ट्रेशन ना होना और वह कंट्रीब्यूशन ना पहुँचना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिसको लंबे समय तक, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह हमारे सिख कौम के लिए यह काम नहीं कर सके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया। और आज दुनिया भर के लोग जो हरमंदिर साहब में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके की परिस्थिति आई। उसी तरीके से लंगर के भोजन के लिए और लंगर के लिए GST की बात आई, तो उस GST के विषय में सरकार ने तय किया कि हम इसको भरेंगे, लेकिन लंगर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह भी फैसला किया गया, तो वो किया गया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा, जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था। और थोड़ा वक्फा नहीं गुजरा, 70 साल गुजर गए, कोई इस मसले को हल नहीं कर सका। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बना करके आज हम वहां जाकर के मत्था टेक सकते हैं, शीश टेक सकते हैं। ये काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 350वां गुरु पर्व का पर्व मनाना, उसको जिस तरीके से प्रमुखता के साथ प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया, वह भी हम सबके सामने है। और हम सब तो फिलहाल आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा को सुन पा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर सिखों को किस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रलोभन दिया गया, साथ ही पंजाब के प्रति कितना लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इन तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ 2024 के चुनावी माहौल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, श्वेता दुबे जी आपका भी, रफत फातिमा जी आपका भी, और OP मिश्रा जी आपका भी। इसी के साथ इस चुनावी माहौल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।